दुश्मन को मारो कम, तड़पाओ ज्यादा। ये देश रहना चाहिए गैर बराबरी के खिलाफ इस लड़ाई में। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और अब वक्त हो चला है जनहित का। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप जनहित देखना शुरू कर चुके हैं। उत्तराखंड का धराली अब भी लाखों टन मलबे के नीचे दबा हुआ है। कल से ही रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन जगह जगह रास्ता टूटा होने के कारण सड़क मार्ग से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। इस खबर पर विस्तार से आपको पूरी जानकारी हम देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का सीधे हम रुख करेंगे और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है और अब इस पर भारत सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले से ही स्पष्ट कर दी है। हम कोई भी फैसला अपने देश के नागरिकों के हित को ध्यान में रखकर लेते हैं। भारत ने कहा है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाना, ये जो अतिरिक्त टैरिफ लगाना है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत ने साफ साफ कहा कि अमेरिका का ये फैसला अनुचित और अविवेकपूर्ण है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। इससे पहले भी ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो कल से प्रभावी होने वाला है। आज उसमें 25% और टैरिफ का इजाफा कर दिया गया। भारत के खिलाफ लिया गया ट्रंप का यह फैसला उनके डबल स्टैंडर्ड को दिखाता है। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप भारत पर टैरिफ का बोझ लाद रहे हैं, लेकिन खुद अमेरिका रूस से यूरेनियम खरीदता है, खाद और उर्वरक खरीदता है, जबकि भारत के तेल खरीदने पर वो सवाल खड़े करता है। इस खबर पर जैसे ही कोई और अपडेट आएगा सामने, आप तक पहुंचाएंगे। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे उत्तराखंड पर आए प्राकृतिक आपदा की। धराली में तबाही के बाद रेस्क्यू जारी है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। मलबे में फंसे लोगों को निकालने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच धराली के 2 नए वीडियो सामने आए हैं जो बेहद डराने वाले हैं। इन दोनों वीडियो में उत्तराखंड के धराली की तबाही की भयानक तस्वीरें कैद हैं। पहली तस्वीर उस धराली बाजार की है जो मलबे के नीचे दबा हुआ है। इस वीडियो में आप तबाही को और करीब से देख सकते हैं। भागीरथी नदी में एक घर बहता हुआ नजर आता है, जबकि दूसरी तस्वीर एक कार की है, लाइट ऑन है और वीडियो बनाने वाले चिल्ला रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कार के अंदर कुछ लोग फंसे हुए हैं जो भागीरथी नदी के उफनते पानी में बहते हुए चले जा रहे हैं। ये दोनों तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं, बेहद परेशान करने वाली हैं। उत्तरकाशी जिले का धराली कल दोपहर के वक्त आपदा का शिकार हुआ था। 4 लोगों की मौत की खबर आई। आज एक और लाश रेस्क्यू टीम ने मलबे से निकाला है। मरने वालों की संख्या 5 हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों के अब भी लापता होने की खबर है। कल तबाही आई, इस पर चौंकाने वाली जानकारी आई। थोड़ी देर में पूरा खुलासा आपके सामने करेंगे, लेकिन अभी कुछ तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। रेस्क्यू की जो टीमें ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुकी हैं, उसने ये तस्वीरें भेजी हैं। पूरा धराली पत्थरों से पटा पड़ा है। इन्हीं पत्थरों के मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। चूंकि सड़क संपर्क टूटा हुआ है, इसीलिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। घायलों को आसपास के अस्पताल में इसी से पहुंचाया जा रहा है। जगह जगह रास्ते टूट चुके हैं, सड़क पर पत्थर हैं। कच्ची सड़क के सहारे प्रशासन की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। सड़कों को ठीक करने में सैकड़ों मजदूर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज खुद उत्तरकाशी में मौजूद हैं और वहीं से वो राहत बचाव की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
एबीपी न्यूज की टीम भी धराली पहुंचने की कोशिश में है, लेकिन अब तक ग्राउंड जीरो तक पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। एबीपी न्यूज के 4 रिपोर्टर पिछले 30 घंटे से लगातार सफर कर रहे हैं और तबाही की हर एक तस्वीरें आप तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। आप देख सकते हैं कि जो मार्ग है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। एक तरीके से कहा जाए कि जो लैंडस्लाइड हुई है वो पहाड़ भी सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से वहां पर निकलना बेहद मुश्किल है। सड़क इस काबिल नहीं है कि जहां से उस आपदा वाले क्षेत्र में पहुंचा जा सके, इसलिए हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को भेजा जा रहा है। लगभग 150 के आसपास लोग पहुंच चुके हैं। ये मार्ग भी टूटा हुआ है, लगातार बीआरओ के लोग इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड आने के बाद ये पूरा एक जो मार्ग है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। जिंदा बचने की कोई उम्मीद अभी नजर आती है। अंतिम व्यक्ति को खोजने तक हमारा राहत बचाव कार्य चलेगा ताकि सभी को खोजा जा सके। एबीपी न्यूज की हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो के रास्ते में तबाही का जो मंजर देखा है उसकी डिटेल रिपोर्ट थोड़ी देर में हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप उत्तरकाशी के डीएम को सुनिए, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर हमारी टीम को अहम जानकारी दी है। सर, क्या स्थिति बनी हुई है अभी, किस तरह के हालात हैं? कल का सिचुएशन जो है वही है, रेस्क्यू कर लिया था जी। इवैक्यूएशन रेस्क्यू हो चुका है, सेफ हैं लोग। गंगोत्री में भी सेफ हैं 400 से अधिक लोग। लगातार कोशिश इस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो, लोगों का रेस्क्यू किया जाए, जो जिंदगी फंसी हुई है उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल, धराली में इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? जितनी मुंह उतनी तरह की बातें सामने आ रही हैं। कल जब खबर आई तो शुरुआती जानकारी यही थी कि लगातार हो रही बारिश की वजह से बादल फटे और फिर तबाही मच गई। लेकिन अब इस थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। कई अलग अलग तरह के कारणों की बात सामने लाई जा रही है। पहली थ्योरी ये कही जा रही है कि खीर गंगा नदी में बादल फटने से तबाही आई। दूसरी थ्योरी ये सामने आई है कि खीर गंगा नदी के ऊपर कहीं कोई झील फटी, जिसकी वजह से धराली तबाह हो गया। चाहे बादल फटना हो या फिर झील का फटना, तबाही का तात्कालिक कारण जो भी हो, एक दूसरी और बड़ी सच्चाई ये भी है कि उत्तराखंड के पहाड़ों में इस तरह के हादसे बढ़ने लगे हैं। पिछले 15-20 सालों में यहां तबाही की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। अब आप इसके लिए सिस्टम, सरकार और मानव प्रवृत्ति को जिम्मेदार मानिए, और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और अब हम आपको दिखाते हैं बादल फटा, झील फटी या फिर मानवीय कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक एक करके वो तमाम तस्वीरें आपके सामने हम रखने वाले हैं, जिसके जरिए आप जानेंगे। इस खबर को आप समझिए अनियंत्रित निर्माण। बढ़ते प्राकृतिक हादसों की पहली वजह अनियंत्रित निर्माण बताया जा रहा है। दूसरी बड़ी वजह नदी क्षेत्र का अतिक्रमण है। तीसरा बड़ा कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। लगातार ये खबर आप तक पहुंचाते रहे हम। चौथी बड़ी वजह जल विद्युत परियोजनाएं और पांचवी मानवीय कचरा है। उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, पहाड़ों पर विकास के नाम पर सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कहीं ऑल वेदर रोड का निर्माण हो रहा है तो कहीं रेलवे लाइन के लिए सुरंगें बनाई जा रही हैं। और इन तमाम विकास योजनाओं की वजह से पहाड़ों का सीना चीरा जा रहा है, पहाड़ों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिस इलाके में कल आपदा आई उस इलाके में चारधाम यात्रा प्रोजेक्ट के तहत गंगोत्री हाईवे को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसको लेकर पहले काफी ज्यादा विवाद हो चुका है। इस इलाके में देवदार के पेड़ों को काटे जाने का विरोध भी लगातार स्थानीय स्तर पर होता रहा है। अब धराली में क्या हुआ उसे नजदीक से समझिए। जिस खीर गंगा नदी में आपदा आई उस नदी की चौड़ाई महज 10 मीटर के आसपास थी और नदी के दोनों किनारों पर घर और होटल बने हुए थे। बताया जा रहा है कि लोगों ने नदी के हिस्से का अतिक्रमण करके उस पर निर्माण कार्य किया। बड़ी बड़ी इमारतें नदी क्षेत्र में बनाई गईं। अगर नदी का पानी अपने हिसाब से बह रहा होता तो शायद इतना बड़ा नुकसान कल नहीं होता। अब तो ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नदी के किनारे बने निर्माण को लेकर पहले शिकायत प्रशासन से भी की गई थी, लेकिन किसी ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया। उत्तरकाशी से गौमुख तक का इलाका भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में आता है और ये पूरा 135 किलोमीटर का रेंज है। साल 2010 में इस सीज को मंजूरी इसलिए दी गई क्योंकि तब इलाके में 3 जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का विरोध हो रहा था।
अब एक्सपर्ट जो कह रहे हैं उसके मुताबिक इस सेंसिटिव जोन में विकास के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, जबकि उस वक्त तत्कालीन सरकार ने अनियमित विकास के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही इसे सेंसिटिव जोन घोषित किया था। मल्लिका भनोट जो कि सेंसिटिव जोन निगरानी समिति के सदस्य हैं, उनके हवाले से जो बातें कही गई हैं उसके मुताबिक ये एक प्राकृतिक घटना है जो मानव निर्मित कारणों से आपदा में बदली है। अगर BSSZ के गाइडलाइंस का पालन किया जाए तो जल क्षेत्र में निर्माण को नियंत्रित किया जा सकेगा और ऐसी आपदाओं को रोका जा सकेगा। चारधाम परियोजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत उत्तराखंड के चारों तीर्थ स्थल को रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम चल रहा है। इस योजना पर 12,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी योजना है। हमारी रिसर्च टीम ने जो जानकारी जुटाई है उसके मुताबिक उत्तराखंड में 150 करोड़ से ज्यादा की कुल 30 केंद्रीय परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं। इनमें सड़क परिवहन की 24, बिजली की 4, नागरिक उड्डयन की 1 है। रेलवे की एक योजना पर तेजी से यहां पर काम चल रहा है। कौन कौन सी योजनाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं वो हम इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जब विकास के ये काम चल रहे हैं तो कहीं पहाड़ काटे जा रहे हैं, कहीं सुरंगें खोदी जा रही हैं और इन्हीं कारणों से पहाड़ का इकोसिस्टम हिल रहा है। 2023 में इसी उत्तरकाशी में सुरंग हादसा हुआ था। तब यमुनोत्री और गंगोत्री की दूरी कम करने वाले सलक्यारा टनल का हिस्सा धंसने से 41 मजदूर फंस गए थे। 17 दिनों तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड के बीजेपी सांसद अजय भट्ट कह रहे हैं कि विकास जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। सुनिए। विकास जब चलता है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो होती है, लेकिन अवैज्ञानिक तरीके से विकास नहीं होता या सड़कें नहीं कटती हैं। उससे पहले सारी चीज़ों के बारे में जान लिया जाता है कि वहाँ की धरती कैसी है, भूमि कटेगी कि नहीं कटेगी, उसमें जेसीबी चलाना कैसा रहेगा, उसकी भी बनाने से पहले सारी टेस्टिंग होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है। तो वैज्ञानिक तरीके से ही सड़कें बनाई जाती हैं या अन्य निर्माण किए जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, किसी के हाथ में नहीं होती हैं। प्रकृति का स्वरूप ही इस किस्म का है। ये सच है कि विकास जरूरी है, लेकिन क्या इसके लिए इंसान को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी? जिस इलाके में सब कुछ संवेदनशील हो, जहां एक छोटी सी चूक बड़ी आपदा का कारण बन सकती हो, वहां हर कदम सावधानी से उठाए जाने चाहिए। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और सीमा सड़क संगठन ने धरासू गंगोत्री खंड को चौड़ा करने का काम शुरू किया और धराली इसी मार्ग पर पड़ता है। अभी पिछले दिनों बाईपास निर्माण के लिए हिना और तेखला के बीच 6000 देवदार पेड़ों को काटने की योजना का विरोध हुआ। धरासू से गंगोत्री तक के रूट पर ढलान के खिसकने की बात वैज्ञानिकों की तरफ से सामने आ चुकी है। यानी हर तरह से ये पूरा इलाका अति संवेदनशील है और माना जा रहा है कि यही तमाम वजहें धीरे धीरे जमा होती गईं और कल उसने विकराल रूप अख्तियार कर लिया। धराली हादसे पर हमने एक्सपर्ट से भी बातचीत की है, हादसे की वजह जानने की कोशिश की। जब भी ऐसा डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता है उसके पहले जियो साइंटिफिक वे में जियोलॉजिकल स्टडी, जियोफिजिकल स्टडी, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्टडी, स्ट्रक्चरल स्टडी से हम लोगों को साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वो साइट सिलेक्शन एज वेल एज इम्पैक्ट असेसमेंट, एंथ्रोपोजेनिक लोड उसका कहाँ तक उस एरिया सस्टेन कर सकता है, इस सभी का एसेस करके ही जितना सारी प्रोजेक्ट होना चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट होगा तो वहाँ पर डेवलपमेंटल का इशू नहीं होता है। लेकिन बहुत तरह अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस हो रहा है, बहुत तरह अनसाइंटिफिक वे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उसके वजह से लोड बेयरिंग कैपेसिटी बिना मेजर करके हम लोग उसके ऊपर जो लोड बजा दे रहा है हिमालय नाजुक एनवायरनमेंट के ऊपर, उसका भी एक इम्पैक्ट है। डॉक्टर कलाचंद की एक एक बातें बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे कल सबसे पहले तूफानी रफ्तार से जब पानी के साथ मलबा नीचे की तरफ आता हुआ मोबाइल कैमरे में कैद हुआ। अमूमन इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कम ही कैद हो पाती हैं, लेकिन कल मौसम साफ था, दूर तक सब कुछ सही से दिखाई दे रहा था और करीब 3 किलोमीटर की दूरी से बनाए गए वीडियो में पूरी की पूरी घटना कैद हो रही थी।
वीडियो देखने के बाद वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि ये जो पानी दिखाई दे रहा है ये असल में एक मड स्लाइड है, एक प्रकार का भूस्खलन जिसमें मिट्टी और मलबा तेजी से बहता है। और ऐसा तब होता है जब किसी नदी के जलग्रहण क्षेत्र में या तो बादल फटने जैसी घटनाएं हों या फिर कोई रुका हुआ पानी फटकर बाहर आ गया हो। असल में कल इस इलाके में असामान्य बारिश दर्ज नहीं की गई। पहले खबर ये आई थी कि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने भारी बारिश और बादल फटने को हादसे की वजह माना, लेकिन मौसम विभाग ने कहा कि इलाके में असामान्य बारिश नहीं हुई है, इसीलिए हादसे की वजह को लेकर और ज्यादा विरोधाभास और डराने वाली बातें अब सामने आ रही हैं। नदी का अपने पुराने मार्ग पर जाना और उस मार्ग में जितने भी आज वर्तमान में घर बने हुए हैं उन घरों का, उन सड़कों का, उन होटलों का टूटना ये त्रासदी का मेन कारण रहा है। और फिर नदी अपने ओरिजिनल मार्ग पर जारी है। हमें ऐसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसे जगहों पर लोगों को बचाना चाहिए। अभी आधिकारिक तौर पर सरकार की ओर से यह नहीं कहा गया है कि कल की आपदा की वजह क्या रही, लेकिन जिस तरह से ऊपर की तरफ खीरगंगा नदी में झील के फटने की आशंका एक्सपर्ट जता रहे हैं वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। 2013 में जब केदारनाथ में आपदा आई थी तब भी केदारनाथ के ऊपर चौराबाड़ी झील फटी थी और तबाही का पानी केदारनाथ धाम सहित नीचे की ओर सब कुछ बहाकर लेकर गया। केवल केदारनाथ का मंदिर ही बच पाया था। तब लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार उस तरह की किसी बारिश की बात सामने नहीं आई है। तबाही के बाद कैसा दिख रहा है धराली, अब वहां से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आसमान से धराली की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीरें आपके सामने हैं। धराली में बर्बादी का मलबा नजर आ रहा है। खीर गंगा का मलबा भागीरथी नदी को भी अपने आगोश में ले चुका है। भागीरथी नदी का किनारा धराली गांव से मुखवा गांव की तरफ शिफ्ट हो गया है। धराली में आई आपदा ने खीर गंगा ही नहीं भागीरथी की दशा और दिशा भी बदल दी है। पहली तस्वीर गूगल अर्थ से ली गई है जिसमें साफ दिख रहा है कि गोमुख से आ रही भागीरथी धराली गांव के किनारे से बह रही है और अब नदी की धारा ने छोर बदल दिया है। अब भागीरथी दूसरे किनारे यानी मुखवा की तरफ से बह रही है, क्योंकि धराली से आया मलबा भागीरथी के आधे से ज्यादा हिस्से को अपने आगोश में ले चुका है। धराली में तबाही की यह हवाई तस्वीरें तब की हैं जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई सर्वे कर रहे थे, धराली के भयावह हालात का जायजा ले रहे थे। देखिए, धराली को मुखवा से जोड़ने वाला पुल का आधा हिस्सा मलबे में दबा हुआ है। पुल के धराली वाले हिस्से की तरफ मलबे में शिखर नजर आ रहे हैं जो घरों के हैं या मंदिरों के, पता पाना भी मुश्किल है। लगभग 30 फीट मलबे में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की साझा टीम रेस्क्यू करती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें धराली गांव के ठीक ऊपर से ली गई हैं। खीर गंगा का बायां हिस्सा पूरी तरह से ढह गया है। दाईं तरफ कुछ घर नजर आ रहे हैं, लेकिन वो कुदरत के क्रोध से जर्जर हालत में दिख रहे हैं। पूरी की पूरी हर्षिल वैली में मानो पहाड़ ने दम तोड़ दिया हो। जहां नजर जाती है वहां सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। सीएम ने धराली में तबाही की आंखों देखी भी बताई है। देखिए, पूरा धराली पूरी तरह से जो है आपदा की चपेट में आ गया और कल की घटना के बाद कई चरणों में वहाँ मलबा आया है। जैसा आज मैंने वहाँ पर जाकर जब सभी लोगों से मुलाकात करी, लोगों से बातचीत करी और घटना के बारे में जानकारी ली और वहाँ पर सभी कुछ आपदा की भेंट चढ़ गया। खीर गंगा में बादल फटने से धराली गांव का आधा हिस्सा बह गया है, लेकिन पहाड़ों से गिरी भीमकाय चट्टानें धराली में नजर आ रही हैं, जिन्होंने कल एक आबाद गांव को वीरान कर दिया। धराली में इस मलबे में न जाने कितनी जानें दबी हुई हैं। ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री धामी भी पहुंचे, स्थानीय लोगों से मिले। लोग दूर से ही तबाही की इन तस्वीरों को देखकर अपनों के लिए परेशान हैं, जिनका कल से कुछ पता नहीं।
मेरी दीदी है सर, दीदी जीजू और भांजा है। वो वहाँ पे कल होटल में थे ऊपर, मतलब दिन के टाइम 1-1:30 बजे के टाइम बात हुई थी उनसे, तो उसके बाद बात नहीं हुई। मतलब मैं ग्राम धराली का रहने वाला हूँ और वहाँ पे मेरा छोटा भाई रहता था, उसका होटल था और कल की आपदा में वो बह गए हैं उसका परिवार। मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हम मौसम के साफ होने की वो इंतजार कर रहे हैं। जगह जो रोड बंद है तो अगर मौसम खुलता है तो कल हेली सेवा भी शुरू की जाएगी। सेना, अर्धसैनिक बल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम धराली में इन पत्थरों को हटाने में जुटी है। आईटीबीपी की हैं, एसडीआरएफ हैं, बीआरओ हैं, वो लोग अभी काम कर रहे हैं घटना स्थल पर और राहत शिविर जो है वहाँ पर लगाया गया है। तो तकरीबन 150 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। हमारी अभी 3 टीमें रास्ते में हैं जो काफ़ी नज़दीक हैं। जैसे ही रास्ता खुलेगा उसके बाद वो पहुँच पाएंगी वहाँ पर। खीर गंगा में बहाव से बचने के लिए जगह जगह पर पुल बनाए जा रहे हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में आसानी हो। धराली गांव का सड़क मार्ग भी मंगलवार की आपदा में टूट गया। धराली को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क आप देख सकते हैं जो भागीरथी नदी के किनारे किनारे नजर आ रही है। 5 अगस्त को खीर गंगा में जो आपदा आई उसकी जद में ये सड़क भी आ गई। पहली तस्वीर में नदी और सड़क के बीच कई फीट का फासला नजर आ रहा है, लेकिन ताजा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मलबा सड़क तक पहुंचा हुआ है। धराली में तबाही का मलबा भागीरथी नदी से बहते हुए हर्षिल वैली के दूर दराज इलाकों तक पहुंच चुका है। हरे रंग की बहने वाली भागीरथी की ये तस्वीरें हर्षिल वैली में मटमैली रंग से डरा रही हैं। गंगोत्री धाम जाने वाले रास्ते का आखिरी सबसे अहम पड़ाव है धराली। यहाँ की आबादी भले ही 500 से 700 के बीच बताई जाती है, लेकिन इस रूट पर सबसे सुंदर और शांत कस्बा इसे माना जाता है। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी हमने जुटाई है उसके मुताबिक धराली भौगोलिक रूप से बेहद संवेदनशील स्थान पर बसा हुआ है। इसे समझने के लिए आपको हिमालय को समझना होगा और इसके लिए हम आपको लेकर चलते हैं बड़ी स्क्रीन की तरफ। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 हिस्सों में बांटा गया है। हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 हिस्सों में अलग अलग बांटा गया है। सबसे ऊपर का हिस्सा ट्रांस हिमालय कहा जाता है, यह हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसके बाद का हिस्सा ग्रेट हिमालय, फिर लघु हिमालय और सबसे नीचे शिवालिक रेंज आता है। धराली के बारे में जो जानकारी सामने आई है, बताया जाता है वो यह है कि हिमालय की जो सबसे ऊंची ट्रांस हिमालय श्रृंखला है और उसके ग्रेट हिमालय को जोड़ने वाली दरार पर यह इलाका बसा हुआ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी वजह से इसे टाइम बम पर बैठा हुआ बताया जाता है। यह इलाका भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील माना जाता है। अब जिस खीर गंगा नदी से तबाही धराली पर टूटी उसके बारे में एक नई जानकारी भी सामने आई है। अब उस जानकारी के बारे में देते हैं आपको विस्तार से खबर। वो जानकारी यह है कि करीब 6 महीने पहले पहाड़ी का एक हिस्सा टूटकर खीर गंगा नदी में गिर गया था, जो कि गिरा नहीं लेकिन अटक गया था। अब आशंका यह है कि वो हिस्सा कल टूटकर नीचे आया और उसी की वजह से नदी में बनी झील शायद टूट गई। इस तरह की खबरें, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही हैं। हिमालय की दरार पर बसा धराली 10 साल में तीसरी बार तबाह हुआ है। इसके पहले 2013-2014 में भी यहां पर इस तरह की तबाही आ चुकी है। शहर को कहीं और बसाने की सलाह भी दी जा चुकी थी, लेकिन आज तक इस पर अमल नहीं हो पाया है। उत्तराखंड के बाद अब दूसरे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे हम। यहां पर भी बादल फटने से भारी तबाही मची है। कुदरत का ये कहर किन्नौर जिले में बरपा, जहां बादल फटा। कुछ इस तरह से चट्टानों के साथ तूफानी रफ्तार में खौफनाक सैलाब बहने लगा। इस तूफानी सैलाब के रास्ते में जो कुछ भी आया वो बर्बाद हो गया। कैमरे में सिर्फ एक पुल बहने की घटना रिकॉर्ड हुई है, लेकिन जानकारी के मुताबिक किन्नौर के तांगलिंग इलाके में कम से कम 2 पुल बह गए। इस आपदा की वजह से सैकड़ों लोगों की जान मौत के मुहाने पर पहुंच गई। आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले इस तबाही के चश्मदीदों की दहशत को बहुत ध्यान से सुनिए और देखिए। पीछे भागो।
इस त्रासदी की वजह से किन्नर कैलाश यात्रा पर गए सैकड़ों लोग संकट के भंवर में फंस गए। खबर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी और एनडीआरएफ को मिली तो फौरन बचाव अभियान शुरू किया गया। पहाड़ के पथरीले रास्ते पर प्रचंड वेग में पानी बह रहा था। ऐसे में दोनों तरफ आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों की दो टोली खड़ी हुई। दोनों ओर जवानों ने रस्सी पकड़ी और फिर इसके सहारे सैलानियों को इस पार से उस पार कराया। मंगलवार को ये आपदा आई और खबर मिलते ही फौरन देश के हिमवीर मुश्किल में फंसे लोगों को बचाने में जुट गए। तस्वीरें रात की हैं, जब बिना थके और बिना रुके हमारे जाबाज जवानों ने तीर्थ यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को मौत के मुंह से वापस निकाला। इसके लिए सीढ़ी की मदद से अस्थायी पुल बनाया गया, जिसके सहारे लोग दूसरी तरफ जा सकें। किन्नौर जिला प्रशासन के मुताबिक कांगरंग नाले में भयंकर बाढ़ की वजह से किन्नर कैलाश यात्रा मार्ग ठप हो चुका है। रास्ते के दो पुल बहने से तीर्थयात्री फंस गए। ऐसे में आईटीबीपी और एनडीआरएफ ने 400 से ज्यादा सैलानियों को अस्थायी पुल और रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला है। फिलहाल किन्नर कैलाश यात्रा स्थगित कर दी गई है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक किन्नौर जिले का किन्नर कैलाश पंच कैलाश में से एक माना जाता है, जहां हर साल सावन के महीने में बड़ी तादाद में भगवान शंकर और माता पार्वती के भक्त मत्था टेकने के लिए जाते हैं। मानसून के मौसम में पूरा हिमाचल जल तांडव की चपेट में है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं तूफानी बाढ़ से तबाही मची है। इन सब के बीच जगह जगह पहाड़ी चट्टानों के दरकने से भी चौतरफा बर्बादी का आलम है। और अब कुछ और तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। हिमाचल में किस तरह से प्रलय की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मिट्टी में आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां किस तरह से गिरती हुई चली जा रही हैं। एक के बाद एक जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली है। मिसाल के तौर पर ये डरावनी तस्वीर आपके सामने है। पहाड़ी रास्ते से बाइक सवार गुजर रहा था, तभी ऊपर से एक चट्टान गिरी और बाइक से टकरा गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि संतुलन बिगड़ा और बाइक सवार औंधे मुंह गिर पड़ा। गनीमत थी कि कुछ लोग आसपास वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने दौड़कर इस बाइक सवार की मदद की, वरना यहां पर अनहोनी का पूरा अंदेशा था। अगली तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं। यह तस्वीर हमने आपको दिखा दी है और अब अगली तस्वीर को भी आप गौर से देखिएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की ही तस्वीर है। पहाड़ी सड़क नेशनल हाईवे 5 का हिस्सा है, जहां निगुल शरीफ पॉइंट लगातार खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि यहां पर आए दिन लैंडस्लाइड की वजह से चट्टानों की बारिश हो रही है, जो यहां से गुजरने वालों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। सिर्फ किन्नौर ही नहीं, बारिश का ये मौसम कैसे पूरे हिमाचल प्रदेश में बर्बादी लेकर आया है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में हाहाकार मचा है। कोने कोने में पहाड़ दरक रहे हैं। कांगड़ा में नेशनल हाईवे 154 पर भारी बारिश के बाद चट्टानों के खिसकने का सिलसिला लगातार जारी है। ये हाईवे मंगलवार की पूरी रात बंद रहा। सुबह होते ही आवाजाही लायक सड़क बनाई गई, तभी ऊपर से मलबों का सैलाब बहता आया और फिर ये BMW गाड़ी कुछ इस तरह मुसीबत के भंवर में फंस गई। चंबा में भी आसमानी आफत ने पहाड़ों को इस कदर हिला दिया है कि चट्टानी जमीन खिसकने का डर हर वक्त बना हुआ है। तस्वीर कंगेला गांव की है, जहां चट्टानों का मलबा अचानक गांव की ओर बढ़ा तो हर कोई दहशत से भर गया, लेकिन गनीमत रही कि मलबों के सैलाब ने रास्ता बदल लिया और गांव का वजूद बच गया। कुदरत के कहर से पूरे हिमाचल में कोहराम मचा है। चंबा में ही पहाड़ी रास्ते से ये ट्रक अचानक इस कदर लुढ़का कि ड्राइवर की जान पर बनाई। हालांकि किस्मत ने साथ दिया और ट्रक ड्राइवर बच गया, लेकिन इस हादसे में पूरा ट्रक कई हिस्सों में बिखर गया। चंडीगढ़ को मनाली से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 21 लैंडस्लाइड की जद में है। ऐसे में बीते कई घंटों से ये रास्ता ठप है। मंडी के पंडों के पास पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा तो हाईवे में खाई बन गई। गनीमत रही कि अनहोनी की आशंका से आवाजाही पहले ही रोक दी गई थी, वरना तबाही टालना
मुश्किल होता। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश और बादल फटने का दंश लगातार झेल रहा है। जून महीने से ये सिलसिला शुरू हो गया था और अब अगस्त में भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये दरअसल चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है, जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है रात को, और आप मंजर देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। पूरी की पूरी सड़क जो है वो बह गई है। कितना बड़ा हिस्सा है पहाड़ी का जो टूट के आया है यहाँ, और अब भी जो है रह रह के पत्थर जो हैं ऊपर पहाड़ी से आ रहे हैं। ब्यास पूरे उफान पर है, बारिश हो रही है पहाड़ों में। मंडी जिला जो है आपदा का एपिसेंटर बना हुआ है। भारी बारिश की वजह से हिमाचल के तमाम नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी जद में आकर आए दिन हादसे हो रहे हैं। शिमला में भी ये कार पब्बर नदी में गिर पड़ी और 3 लोगों की अफसोसनाक मौत हो गई। तूफानी बारिश ने पेड़ों की जड़ों को इतना कमजोर कर दिया है कि अंजाम कुछ इस तरह से सामने आ रहा है। शिमला में होटल हॉलिडे के करीब ये पेड़ गिरा तो गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया। कुल्लू के मलाना गांव में 3 दिन पहले भारी बारिश ने बड़ी तबाही मचाई। बाढ़ के प्रचंड वेग के सामने इस गांव को देश दुनिया से जोड़ने वाला इकलौता लकड़ी का पुल भी बह गया। पुल टूट गया, सरकार से उम्मीद पहले से टूट चुकी थी। ऐसे में गांव वालों ने खुद ही दूसरा पुल बनाना शुरू कर दिया है। इससे पहले अगस्त 2024 में भी मलाना गांव का ये पुल बह गया था और तब भी गांव के लोगों ने खुद ही नया पुल बनाया था। कुल मिलाकर बारिश का मौसम अभी बाकी है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के करीब 79 लाख लोग पल पल दहशत में जीने को मजबूर हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बहुत पुरानी कहावत है, हाथी मेरे साथी। ये कहावत पूरी तरह लागू होती है महाराष्ट्र के कोल्हापुर के लोगों पर, जिन्होंने माधुरी नाम की हथिनी को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को मजबूर कर दिया। महादेवी के नाम से मशहूर माधुरी हथिनी को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने अब कोर्ट जाने का फैसला किया है। माधुरी कोल्हापुर के नंदिनी मठ में करीब 34 साल से रह रही थी। ये मठ जैन समाज का है और जैन समाज के लिए माधुरी को देवी मानते हुए उसकी पूजा करते हैं। कुछ दिन पहले जब माधुरी बीमार पड़ी तो जानवरों की देखभाल करने वाली एक संस्था ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर माधुरी को गुजरात के वनतारा भेजने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी, जिसके बाद माधुरी को 30 जुलाई 2025 को वनतारा भेज दिया गया। वनतारा जाने के बाद माधुरी की सेहत में तो सुधार होना शुरू हो गया, लेकिन कोल्हापुर के लोग भड़क गए। वो दशकों से हर धार्मिक और सांस्कृतिक समारोहों का हिस्सा थी। लोगों के बीच उसकी खास जगह थी, लेकिन वनतारा जाने के बाद लोगों को उसकी कमी खलने लगी। उन्होंने सरकार से मांग की कि माधुरी को वापस मठ लाया जाए। अपनी बात को मनवाने के लिए लोगों ने 45 किलोमीटर लंबी मौन पद यात्रा निकाली, जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपा। वनतारा प्रशासन ने भी माधुरी को वापस देने की अपील की। जब इससे भी बात नहीं बनी तो सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू हुए, जिसमें जियो सिम तक का विरोध किया गया। विरोध की आवाज इतनी तेज हुई कि खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका संज्ञान लिया। 6 अगस्त को उन्होंने जैन समाज के लोगों, वनतारा के अधिकारियों के साथ एक बैठक की और तय किया कि महाराष्ट्र सरकार माधुरी को वापस लाने के लिए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सरकार माधुरी को वापस लाने के लिए तैयार है। वहीं वनतारा प्रशासन भी माधुरी को न सिर्फ नंदिनी मठ को सौंपने के लिए तैयार है, बल्कि वनतारा की ओर से नंदिनी मठ में ही माधुरी की देखभाल के लिए व्यवस्था भी की जा रही है। वनतारा की ओर से कहा गया कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत माधुरी को उनके पास भेजा गया था। कानूनी तौर पर माधुरी नंदिनी मठ लौटती है तो वनतारा प्रशासन उनके लिए एक स्पेशलाइज्ड सेंटर बनाने के लिए तैयार है। इस सेंटर में माधुरी के लिए खास तरह का तालाब बनाया जाएगा ताकि माधुरी के जॉइंट पेन और मांसपेशियों को राहत मिल सके। माधुरी की तैराकी और प्राकृतिक वातावरण के लिए दूसरा तालाब भी तैयार किया जाएगा। थेरेपी और इलाज के लिए अलग से कमरे की व्यवस्था होगी। इसके अलावा माधुरी के लिए वनतारा हर वो व्यवस्था करेगा जिसकी जरूरत है। नंदिनी मठ और सरकार से बातचीत के बाद जगह चिन्हित होने और जरूरी मंजूरी मिलने के बाद वनतारा की एक्सपर्ट टीम माधुरी की व्यवस्था के लिए तैयार रहेगी। वहीं सरकार की पहल और वनतारा की मदद के लिए बढ़े हाथ के बाद नंदिनी मठ के लोग भी खुश हैं और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उनकी महादेवी उनके पास लौट आएगी। तो लोगों की भावनाएं ऐसी हैं कि उन्हें माधुरी हर हाल में चाहिए। और अब आज का जनहित मंत्र।
राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या खूब कहा है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसी के साथ जनहित में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।